नमस्कार। धन्यवाद निखिल। मैं सभी फेस लाइव कार्यक्रम में जुड़े हुए मुंबई और महाराष्ट्र के नगरजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको धन्यवाद भी देता हूं कि एक ज्वलंत विषय को समझने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सब मेरे साथ में जुड़े हो। मैं निवेदन भी करूंगा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खास करके मुंबई शहर और शहरी भाग के लोगों के लिए। डीम कन्वेंस का ये मुद्दा बहुत सालों से प्रलंबित है और डीम कन्वेंस न होने की वजह से सोसाइटियां जूनी हो गई, टूटने के अवस्था में आज बहुत सारे बिल्डिंग्स आए हुए हैं, लेकिन हम चाहते हुए भी डेवलपमेंट कर नहीं सकते हैं। सरकार ने, एक ही सरकार हो या बी की सरकार हो, हमेशा ही लोगों के हित में अनेक नए नए कानूनों में बदलाव किया है, लेकिन डीम कन्वेंस न होने की वजह से हम रीडेवलपमेंट में भी जा नहीं सकते। इस प्रकार की स्थिति है। आज की अगर स्थिति की मैं बात करूं तो कोरोना महामारी के बाद में बहुत सारे नियमों में शिथिलता लाया है सरकार ने, डेवलपमेंट चार्ज में कटौती की है और ये 6-8 महीने कोरोना काल में शांत बैठने के बाद में बहुत सारे डेवलपर्स, बिल्डर्स लोगों ने भी ये मन बनाया कि कुछ अब मेहनत करे, काम को आगे बढ़ाए, पैसा कमाए, लेकिन डीम कन्वेंस ना होने की वजह से फिर परेशानी वहां की वहां आकर रुक जाती है। मैं बहुत ही इमरजेंसी में आज इसलिए भी आप सबसे बात करने का मन इसलिए भी बनाया कि आज मैंने सवेरे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने के बाद में उसमें मैंने आर्टिकल पढ़ा कि सरकार ने 2012 के डीम कन्वेंस के रूल्स के मुताबिक लोगों को मदद करने का तय किया है। मैं सिर्फ इस बात से थोड़ा हैरान भी हुआ हूं, परेशान भी हुआ हूं और परेशान होने के बाद में मैं सोचा कि मेरी मन की भावना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। ये जो 2012 का जीआर का जो पेपर में छपकर आया, ये सरकार ने छपवाया है या तो फिर उनके कोई प्रेमी ने छपवाया है जो लोगों का दिशा भूल करना चाहते हैं, तो मैं उसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। ये 2012 का जो जीआर है उसमें बहुत सारे खामियां थी। ये 2012 का जीआर कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार जब कार्यरत थी उन दिनों का है। इसमें बहुत सारे कमियां थी और ये कमियों को मैं और भारतीय जनता पार्टी उन दिनों में भी हम बहुत संघर्ष कर रहे थे कि इसमें बहुत सारा बदलाव की आवश्यकता है। और मुझे खुशी इस बात की आप सबके साथ में शेयर करने के लिए, देवेंद्र फडणवीस जी की और शिवसेना की युति की सरकार 2014 में आने के बाद सबसे पहला एक एमेंडेड जीआर 2016 में निकाला है। मैं इसका सारा नंबर भी फेसबुक में डाल दूंगा, आप लोग उसको नेट पर से निकाल कर उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। उसके बाद में 2017 में और फिर उसमें करेक्शन करके एक जीआर निकाला गया है और आप सबके जानकारी के बाद में 2018 का ये कम से कम 20-25-30 पेज का एक फाइनल क्लैरिफिकेशन नोट भी सरकार ने जारी किया है। इसलिए मैंने बताया कि मैं हैरान परेशान हो गया हूं जब एक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों मिलकर ये काम कर रहे थे और लोगों के हित में जब इतना 3-3 जीआर और क्लैरिफिकेशन नोट निकालने के बाद में आज पेपर में 2012 का सर्कुलर के मुताबिक सरकार के लोग घर पर जाकर, मतलब जगह पर जाकर लोगों को कन्विंस करेंगे डीम कन्वेंस के लिए, तो इसमें कहीं ना कहीं गुमराह हो रही है और लोगों को वापस 2012 के जीआर के कंडीशन के मुताबिक ये ऑफिसर लोग हैरान परेशान करेंगे। मैं बहुत ओपन माइंडेड हूं, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूं, इसलिए सरकार ने ये जो अभी मन बनाया इसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि जीआर निकलने के बाद में पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पता नहीं होता है कभी कभी भी क्या जीआर निकला है, तो सामान्य लोगों को पता होना ये तो दूर की बात होती है। इसलिए इस सरकार ने अभी ऑफिसर लोग जगह पर जाकर लोगों को समझाकर कन्विंस लेने के लिए बाध्य करेंगे, इस बात का मैं स्वागत करना चाहता हूं। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 2016, 17, 18 ये 3 जीआर शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस जी ने निकाला है, उसका भी हमको अवलोकन करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए हैं। एक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट न होने की वजह से डीम कन्वेंस नहीं हो रहा था, जिसको मैं 10 साल कॉर्पोरेशन से लेकर विधानसभा तक मैंने लड़ाई लड़ी कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इज नथिंग टू डू विद द डीम कन्वेंस, क्योंकि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बिल्डिंग को दिया जाता है। बिल्डिंग को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए लोगों ने पानी के चार्जेस ज्यादा भरे, असेसमेंट टैक्स ज्यादा लोगों ने भरा, हैरान परेशान हुआ, लोगों को लोन नहीं मिला। वो उनसे रिलेटेड था, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन शुरुआत के दिनों में जब सरकार ने भी ऑक्यूपेशन का सर्टिफिकेट डाला था तो वो अच्छा इसलिए था ताकि बिल्डर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लाने के बाद में डीम कन्वेंस दे।
लेकिन ये बिल्डर डेवलपर लोगों ने ऑफिसरों के साथ में मिलकर इसका षड्यंत्र इस प्रकार का किया कि चाहते हुए भी डिम कन्वेंस ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इन्होंने लिया नहीं, क्योंकि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है इसलिए हम डिम कन्वेंस दे नहीं पाएंगे। ये कुछ बिल्डरों का और ऑफिसरों का मिली भगत था, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं। जो अच्छे डेवलपर है उनका मैं स्वागत करता हूं, जिन्होंने ऑक्यूपेशन, बीसीसी और डिम कन्वेंस दे दिया है लोगों को, लेकिन जिन्होंने षड्यंत्र करके नहीं दिया है उनके लिए ये मैं कह रहा हूं। अब मैं और आगे आ रहा हूं डिम कन्वेंस के बारे में। 2018 के होने के बाद में भी उसमें भी अगर कुछ कमियां होगी तो अब के सरकार को मैं कहना, ये सब अभी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग, मैं सादे भाषा में कह रहा हूं, कई चक्री चला रहे 2012 की जीआर की बात करके। शिवसेना को भी वो साइड में कर रहे, क्योंकि 50% शिवसेना को तो क्रेडिट मिलता ही है 2016, 17 और 18 के जीआर से अगर लोगों को कन्वेंस मिलेगा तो, लेकिन 50% श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इस बात की भी उनको जानकारी है। इसलिए वो ये तीनों जीआर को छुपाकर 2012 के जीआर के बारे में बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा यहाँ पर मन दुख इस बात का भी करूंगा, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में जिन एडवोकेट्स के लोगों के नाम छपकर आए हैं उनसे मेरा नजदीक का संबंध भी है, मैं उनको जानता भी हूं, उन्होंने बहुत सारा इसमें काम भी किया है। लेकिन एक का नाम लूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, और फिर जिनके बारे में नाम लूंगा मैं मेरे स्वभाव के मुताबिक बहुत स्पष्टता से बात करूंगा तो उनको थोड़ा मन दुख भी हो सकता है, फिर वो कंट्रोवर्सी पर खड़ा करेंगे, तो मैं उस झंझट झमेले में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन उनसे मेरी अपील एक बात की जरूर है, ये 2018 के जीआर के बाद में भी जो लोग डिम कन्वेंस लेने के लिए गए हैं उनको ये ऑफिसर्स, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों ने जिनको दूध पिला पिला कर जहरीला किया है, मेरे भाषण में हमेशा कहता हूं, ये लोग आज भी डिम कन्वेंस देते नहीं है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, फिर बिचौलिए जो होते हैं उनका सारा पैसा लगाकर फिर वापस सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा लोड आता है। मेरा एकदम क्लियर कट कहना है कि जो सोसाइटी 15 साल से ज्यादा सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनको कन्वेंस डायरेक्ट सरकार ने दे देना चाहिए, डायरेक्ट सरकार ने दे देना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, वापस मैं कहता हूं, मेरे कहने से डिम कन्वेंस मिलने वाला नहीं है। लैंडलॉर्ड का अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बाकी होगा तो डिम कन्वेंस कोई भी सरकार कर नहीं पाएगी, कोई भी सरकार कर नहीं पाएगी, क्योंकि उसका पैसा जब तक नहीं मिलता है उसको वो मान्यता देगा नहीं, और किसी का पैसा बाकी रखकर सरकार डिम कन्वेंस दे नहीं पाएगी। इसलिए जिनका पैसा बाकी है वो डिम कन्वेंस होगा नहीं। डेवलपर जिसने डेवलपमेंट किया है वो ऑब्जेक्शन नहीं लेता है तो डिम कन्वेंस ऑटोमेटिकली हो जाता है। पार्ट सेकंड में आ गया, एक यूएलसी एक्ट के 5%, 10% फ्लैट के जो झमेले जूने पेंडिंग है उसके वजह से वापस गवर्नमेंट के लोग क्लैरिफिकेशन देते नहीं है, तो ये तो गवर्नमेंट का देखने का काम है। तो गवर्नमेंट ने भी कुछ सुओ मोटो रिलैक्सेशन इसमें देना पड़ेगा। गवर्नमेंट के ड्यूज अगर बाकी है 20-20, 25 30 साल आपके ऑफिसर लोग जाके कलेक्ट नहीं करते तो ये आपकी भी गलती है। जैसा बिल्डर ने गलती किया है इसलिए आप कायदा बनाते हो, लेकिन आपके ऑफिसर लोगों ने गलती किया है, जो भी रेवेन्यू जूने बिल्डर के पास से कलेक्ट करना था वो उसने किया नहीं, तो आपको इसमें से भी रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, छुटकारा देना पड़ेगा। जो डेवलपर का अगर मूल पैसा बाकी होगा तो वो एक मुद्दे को छोड़कर 15 साल से ज्यादा लोग जो भी सोसाइटी में रहते हैं उनका कन्वेंस ऑटोमेटिकली हो जाता है। सरकार अगर ये निर्णय भी करती है तो मैं मानता हूं कि अबाउ 95% केसेस क्लियर हो जाएगा, अबाउ 90%। अब 5-10% जो बाकी रहेंगे फिर उसको फिर एक बार उसके ऊपर चर्चा विचार करके हम रास्ता निकाल सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि डिम कन्वेंस तुरंत हो। सरकार का फिर एक बार स्वागत करूंगा कि आपके ऑफिसर लोग घर पर जाकर डिम कन्वेंस के लिए प्रयास करने वाले हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप घर पर तो उनको भेजिए ही, लेकिन इसको आप सेकंड पार्ट में रखिए। फर्स्ट पार्ट में जिन लोगों ने एप्लीकेशन किया है आपके पास, दैट इज ऑन द रिकॉर्ड, वो तो रिकॉर्ड पर है, तो इन सारे लोगों का जान छुड़ाना भैया, इनको क्यों आप हैरान परेशान कर रहे हो। दे हैव कम फॉरवर्ड टू टेक डिम कन्वेंस, दे हैव सबमिटेड ऑल द पेपर, सारे कागजात उन्होंने सबमिट किया है, तो जितना डिम कन्वेंस का एप्लीकेशन हुआ है इन सारे लोगों को आप कन्वेंस दे सकते हो। ये तुरंत करें, ये मेरी सरकार से मांग है, और ये अगर होता है तो मुंबई शहर के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिलासा होगा। और एक बात का छोटा सा क्लैरिफिकेशन मैं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं 4 दिन के पहले गुजराती पेपर में ये पढ़ा कि सरकार गुजरात में जिस प्रकार से कन्वेंस का एक नियम बनाया है उसके हिसाब से कन्वेंस देने जा रही है। मेरा उसमें थोड़ा सजेशन रहेगा, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ गुजरात के कानून का, क्योंकि गुजरात और मुंबई के बारे में थोड़ा आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वी आर ऑन द रीडेवलपमेंट स्टेज एट प्रेजेंट। हम रीडेवलपमेंट के स्टेज पर है आज। गुजरात में रीडेवलपमेंट का फेज स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए गुजरात में समझो एक बिल्डिंग में अगर 50 लोग रहते हैं तो 50 लोगों के नाम पर प्रॉपर्टी कार्ड जितना उनका एरिया है वो हिसाब से वहां पर कानून है, ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। तो ये अगर आप मुंबई में करते हो
तो मुंबई में हमारे, आप सबको पता है कि 150 बहुत लोग होते हैं, तो एक दो व्यक्ति भी जाएंगे, उसका प्रॉपर्टी में नाम खड़ा है, दर्ज हुआ है, तो वो अगर बिल्डिंग प्रपोजल में वापस कंप्लेन करेगा तो फिर ये बिल्डिंग का पास नहीं होगा। अगर आपको ये करना है तो भी मेरा उसमें सुझाव ये रहेगा कि 51% का जो कायदा फिर वापस बना है, कोई बिल्डिंग में अगर 51% लोग कंसेंट देकर रीडेवलपमेंट के लिए आते हैं तो फिर प्रॉपर्टी कार्ड में नाम होने के बाद बावजूद भी वो 49% लोगों का कोई दखल नहीं लिया जाएगा एटलीस्ट बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए। तो ये एक ओपन माइंड के साथ में हम लोग काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रिलीफ मुंबई शहर के लोगों के लिए मिलेगा। इसलिए मैं सरकार का तीसरी बार अभिनंदन इसलिए करना चाहूंगा। खामियां होगी, कमियां होगी, माइंड में पॉलिटिकल एंगल होगा, ये सारा होगा, ये सारे लोगों के मन में होता ही है, लेकिन आप स्वयं आगे आकर मुंबई शहर के लोगों के लिए डीम कन्वेंस मिलना चाहिए, इसके लिए प्रयास कर रहे हो, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करूंगा। जैसे मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं वैसे आप भी मेरे सुझावों को, जो मैंने एकदम फेयर सुझाव दिए हैं, फेयर, उसमें कोई मैं पॉलिटिकल, उसमें मेरा बिल्कुल एंगल नहीं, लोगों के खुश करने के लिए आपकी सरकार है, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार है, इसलिए मैं पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी के लिए गेन करने के लिए कोई बात करता हूं, ऐसा नहीं है। मैंने टू द पॉइंट एकदम लीगल बेस को भी ध्यान में रखकर बातें की है। इन सारे बातों को आप ध्यान में रखकर एक एकदम सिंप्लीफाई मॉडल डीम कन्वेंस के लिए अगर करते हो तो फिर निश्चित उसका क्रेडिट आप ले लीजिए। मेरे सरकार ने 2018 में जो कुछ भी किया है, इसके एक कदम आगे जाकर आप रिलैक्सेशन देते हो तो मैं आपका आज भी स्वागत करता हूं। आप सर्कुलर नया रेक्टिफाई करके निकालेंगे तो फिर वापस एक बार फेसबुक लाइव पर आकर मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। मैं फिर एक बार सभी जुड़े हुए लोगों से निवेदन करता हूं कि आप इस मैसेज को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत ही एक जटिल समस्या, बहुत ही पेचीदा समस्या है। बहुत सारे लोग इसमें लोगों के ऊपर अन्याय होता है, ये मैं कहूँगा, ये हमको करना पड़ेगा। फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा, रिपीट हो रहा है लेकिन फिर एक बार कहूँगा सरकार को कि जितने लोगों ने डीम कन्वेंस के लिए एप्लीकेशन किया है, आपके ऑफिसर एक भी रुपया मांगे बगैर उनको कन्वेंस दे, इस प्रकार की मैं मांग करता हूं। और दूसरा, आप नया सर्कुलर निकालने के बाद में लोगों को अपील करिए, कोई ऑफिसर के पास आएगा नहीं, सब लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का, सरकार के लोगों के बिल्डिंग में जाकर कन्वेंस दे, तो ये लोकशाही होगा और आप लोकशाही का आदर करते हो और लोकशाही में लोगों का सम्मान करते हो, ऐसा एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दो प्रश्न सिर्फ हैं, उसमें से एक प्रश्न बहुत अच्छा है कि जेठवा जी करके एक नागरिक हैं, सिटीजन हैं, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि हमारी सोसाइटी ने इतने टाइम से अप्लाई किया है पर वो हो नहीं रहा है, तो क्या ये टाइम बाउंड हो सकता है? क्या इसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी है सरकार की तरफ से? उसके ऊपर आपकी क्या राय है सर? कहाँ पर है ये सोसाइटी? कहाँ पर है ये सोसाइटी सर मेरे कमेंट नहीं है। अब उत्तर मुंबई में होगा तो स्वयं जेठवा जी, मैं निखिल से कहकर आपके बिल्डिंग का एड्रेस निकालकर मैं स्वयं आपके बिल्डिंग में आ जाऊंगा, या तो आप मेरे ऑफिस में कल आएंगे तो फिर मैं आपको मदद करूंगा। जो जो बातें मैंने कही है वो सारे ढांचे में अगर आपका सोसाइटी बैठता होगा तो आप दीजिए, मैं ये तीनों सर्कुलर को भी वापस फेसबुक पे अपलोड करता हूँ, तो इसमें से भी आपको बहुत सारा नॉलेज प्राप्त होगा। और मैं चाहूंगा कि सरकार ये 2018 के GR को भी बाजू में रखकर इससे भी आगे जाकर अगर नया सर्कुलर निकालते हैं तो वो अच्छा होगा, और उसके माध्यम से हम आपको डीम कन्वेंस तुरंत मिले, इस प्रकार का व्यवस्था करेंगे। जी सर, लास्ट प्रश्न आनंद चावड़ा जी है, वो भी यही पूछ रहे हैं कि हमको डीम कन्वेंस के लिए आपसे कनेक्ट होना होगा, वी आर स्ट्रगलिंग सिंस लास्ट 6 years। ये आनंद चावड़ा जी का प्रश्न है। चावड़ा जी से भी मैं निवेदन करूंगा, आप मुझे आकर मिलिए। एक तो लोगों का भी एक स्वभाव और सिस्टम ये हुआ है कि एक तो नगर सेवक, विधायक और सांसद को मिलते नहीं है, फिर भी मुझे तो बड़े पैमाने पे लोग मिलते हैं तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, लेकिन मिलना चाहिए। और आप लोग चले जाते हो जो प्रोफेशनल लोग हैं, मैं कोई प्रोफेशनलों के विरोध में नहीं हूं, लेकिन प्रोफेशनल लोगों से भी मैं इस बात का अपील करूंगा, आप आपका जो भी चार्ज है वो ले लीजिए, मुझे उसमें कोई आपका चार्ज में कटौती करनी नहीं है, लेकिन साहब आप कम से कम ये ऑफिसर लोग परेशान करते हैं उससे तो लोगों की जान छुड़ाइए। उसमें अगर आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो एरिया का MLA, नगर सेवक और MP को लेकर आप लोगों को मदद करिए तो अच्छा होगा और लोगों को उससे राहत पहुंचेगी। निखिल ने एक बात कही थी कि मैं जो 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो प्रतिमा स्थापित करने का प्रोग्राम कर रहा हूं उसकी जानकारी थी, तो मुंबई शहर के लोगों के जानकारी के लिए आज हमारे उत्तर मुंबई में कांदिवली नेशनल हाईवे को लगकर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 35 एकड़ का जमीन पड़ा हुआ है, 35 एकर्स ऑफ लैंड, जिसमें थोड़ा पार्ट डेवलप भी हुआ है। ये हमारे देश में जब ओलंपिक का गेम हुआ था तब
केंद्र की सरकार ने निर्णय किया था कि सभी जगह पर स्पोर्ट्स को हम बढ़ावा देंगे और जगह जगह पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे, तब ये रिजर्वेशन रख के इसको काम को आगे बढ़ाया था। ये जमीन महाराष्ट्र सरकार की है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के पास उन दिनों में भी पैसे नहीं थे, तो केंद्र सरकार से अपील किया गया था, क्योंकि केंद्र सरकार ने, आपको पता है कि ओलंपिक में कितने पैसे का गुजराती में जिसको धुमाड़ा किया था कहते हैं, तो लोगों को लगा सरकार के पास बहुत पैसे है तो वो केंद्र सरकार इसको डेवलप करे, और केंद्र सरकार ने जमीन को अपने पास लेने के बाद में फिर झगड़ा हो गया कि भाई ये हमारे नाम पर करके दो तो फिर हम आपको पैसे देंगे। अब कोई भी राज्य सरकार हो, मेरी पार्टी की भी होगी, तो 35 एकड़ जमीन तो कोई मुफ्त में दूसरे सरकार को देगा नहीं, तो इस झगड़े में बहुत दिन पेंडिंग था। फिर देवेंद्र जी के और शिवसेना युति की सरकार पिछली बार आई, तो फिर बहुत सारा हम लोगों ने मीटिंग करके एक रास्ता ये निकाला कि महाराष्ट्र सरकार के नाम पर ही जमीन रहेगा, लेकिन इसको डेवलपमेंट करने के लिए दोनों सरकारें मिलकर पैसा देगी। एक 8-9 करोड़ रुपए का फंड अभी अलॉट हुआ है, उसका सैंक्शन भी हुआ है, और ये 35 एकड़ उत्तर मुंबई में कांदिवली बोरीवली के लोगों को भी पता नहीं है कि जमीन कहाँ पर है, तो मैंने इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर स्पोर्ट्स एकेडमी का नामकरण करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया, तो केंद्र सरकार ने उस बात को मान लिया। और फिर मैंने सेकंड प्रपोजल ये दिया कि भाई नेशनल हाईवे से हम 120 फुट का रोड निकालेंगे, क्योंकि अभी का जो रोड है वो ईस्ट में एक 30 फुट का रोड है, मुझे लगता है कि 30 फुट से भी वो कम होगा, और प्लॉट है 35 एकड़ का, और रोड है वो एकदम 30 फीट से भी कम। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी लोगों का कहना है कि जो गांव मुख, गाय मुख और वाघ मुख जगह होता है तो वो फिर डेवलप नहीं होता है, तो फिर हम इसको 120 फुट का रोड नेशनल हाईवे से निकाल रहे हैं ताकि एकदम खुल जाए और लोगों को पता चले। और अटल जी जैसे संत का वहां पर प्रतिमा स्थापित होने के बाद में निश्चित भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व के नाम से जुड़े हुए जो भी ताकतें हैं, फोर्स है, ताकत है, ये सब लोग मिलकर हम ये 35 एकड़ का डेवलपमेंट करेंगे। तो इसका भूमि पूजन और नामकरण अटल जी के जन्म जयंती के दिन 25 दिसंबर को हम दोपहर को कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू जी आ रहे हैं, और बाकी महाराष्ट्र के खेल मंत्री जी को भी हमने आमंत्रित किया, केदार साहब को, और अन्य लोग भी आएंगे। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम इस कार्यक्रम को करेंगे, तो आप सबका अगर दर्शन होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं परेश छेड़ा जी, अमित सोनी जी, अल्पेश मेहता जी, ये आपके सबके प्रश्न समय की मर्यादा के कारण नहीं ले पा रहा हूं। ये दुर्भाग्य है कि इतने सालों से आपको डीम कन्वेंस में तकलीफ है। टीम गोपाल शेट्टी या भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई की तरफ से आपको कांटेक्ट किया जाएगा और आपकी समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। फिर एक बार गोपाल शेट्टी जी की लीडरशिप में बहुत जल्द हम और एक मुंबई का ज्वलंत विषय लेके आपके बीच आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।